गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायकाचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। सामाजिक विचारकों में हम भारतीय सामाजिक विचारक जीएस घुरिये के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं जीएस घुरिये के जाति पे संबंधी विचार। 1961 में जीएस घुरिये की एक पुस्तक आई थी, कास्ट क्लास ऑक्यूपेशन, जाति वर्ग व्यवसाय। यह पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया का संशोधित और विस्तृत स्वरूप है, जिसमें कुल 12 अध्याय है। इसमें जाति व्यवस्था के लक्षण, जाति समूह का स्वरूप, युग युग से जाति में परिवर्तन, प्रजाति और जाति, बाहर के बाहर जाति के तत्वों, जाति व्यवस्था के मूल स्रोत, जाति तथा ब्रिटिश शासन, अनुसूचित जातियों, व्यवसाय, जाति वर्ग तथा उसके कार्यों तथा जाति के भविष्य से संबंधित यह कृति भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत है। जीएस घुरिये ने जाति के बारे में लिखा है, जब हिंदू समाज जाति के सामाजिक दर्शन के द्वारा शासित होता था और आधुनिक विचारधारा के अधिकारों और कर्तव्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं था, तब जाति में मुख्यतः 6 प्रमुख लक्षण पाए जाते थे। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा श्रेणीबद्धता, तीसरा भोजन एवं सामाजिक समागम पर प्रतिबंध, चौथा विभिन्न खंडों की नागरिक धार्मिक असमर्थताएं एवं विशेषाधिकार, पांचवा अप्रतिबंधित व्यवसायों का चयन का अभाव, छठा विवाह पर नियंत्रण। इनके बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात, समाज का खंडात्मक विभाजन। हिंदू जाति समाज कभी समरूप समुदाय नहीं रहा। यह एक ऐसा समाज था जिसमें विभिन्न समूह जातियां अपना सुविकसित जीवन होता था, सदस्यता जन्म से आधारित होती थी। समाज अनेक खंडों में बटा हुआ था। ये खंड उच्च से निम्न और निम्न से उच्च वर्गों में बटे हुए थे। घुरिये ने लिखा है कि जाति अपनी स्वयं शासक थी। छोटी जाति, ऊंची जाति, मध्यम जाति आदि कई खंडों में समाज बटा हुआ था। इनमें विभिन्न प्रतिबंध भी होते थे। दूसरी बात, श्रेणीबद्धता। घुरिये के अनुसार जाति का मुख्य लक्षण विभिन्न समूहों की श्रेणीबद्धता थी। भारत में उच्चता और निम्नता के क्रम में जातियों में वरिष्ठता देखने को मिलती। इनमें ब्राह्मण उच्चतम परिस्थिति प्राप्त होते थे और हरिजन या अस्पृश्य जाति निम्नतम परिस्थिति वाले होते थे। अन्य जातियां प्रतिष्ठानुसार इनके मध्य क्रम में स्थित होती थी। भोजन एवं सामाजिक समागम पर प्रतिबंध। इस संबंध में विस्तृत नियम यह विद्यमान था कि किस जाति का सदस्य किस प्रकार का भोजन एवं पेय पदार्थ किन किन जातियों से ग्रहण कर सकता था, किन किन से नहीं। इस संबंध में भारत में बहुत अधिक अनेकता विद्यमान थी। घुरिये ने भोजन और सामाजिक संबंधी नियमों को 2 भागों में विभाजित किया। उच्च जाति और मध्यम या निम्न जाति आपस में खान पान इत्यादि नहीं करते थे। चौथी बात, विभिन्न खंडों की नागरिकों को धार्मिक असमर्थताएं और विशेषाधिकार। जाति संरचना में उच्चतम जाति ब्राह्मण को अधिकतम अधिकार और धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त थे तथा उनकी न्यूनतम असमर्थताएं होती थी। इसमें विपरीत निम्नतम जाति अस्पृश्य हरिजन को कम विशेषाधिकार प्राप्त थे। उच्च जातियों को अधिक विशेषाधिकार और निम्न जातियों को कम विशेषाधिकार प्राप्त थे। उच्च जातियों पर निम्नतम प्रतिबंध थे, जबकि निम्न जातियों पर बहुत अधिक प्रतिबंध होते थे। प्राय सार्वजनिक तालाब, कुओं, मंदिर, पाठशालाओं
आदि के उपयोग का निम्न जातियों का विशेषाधिकार नहीं था। अप्रतिबंधित व्यवसायों के चयन का अभाव। सामान्यतः कोई भी जाति ऐसे मिलता जुलता जाति समूह अपना पैतृक व्यवसाय अपनाता था और उस व्यवसाय को बदलने की अनुमति नहीं थी। जातिगत व्यवसाय हुआ करता था, विशेषकर उस समय जब मुद्रा व्यवस्था प्रचलित नहीं थी तो जजमानी व्यवस्था में जातिगत व्यवसाय हुआ करते थे। निम्न जातियों को उच्च जाति के व्यवसाय अपनाने की छूट नहीं थी। ये जातिगत व्यवसाय समाज में रहने वाले व्यक्तियों में एक असमानता का प्रमुख कारण बन गए। अगली बात करें हम इसमें विवाह पर नियंत्रण। हिंदू समाज अनेक उपसमूह में विभक्त होता था। प्रत्येक उपसमूह उपजाति के नाम से सर्वविदित होता था। यह प्रत्येक उपजाति अपने रहस्यों को गुप्त रखने के कारण अपने किसी भी सदस्य को उपजाति से बाहर विवाह नहीं करने देती थी। इस प्रकार प्रत्येक उपजाति अंतर्विवाही होती थी और जाति व्यवस्था का अंतर्विवाह का नियम बहुत कठोर होता था। प्राय एक जाति के सदस्यों को दूसरे जाति के सदस्यों में विवाह करने की अनुमति नहीं थी। ये प्रतिबंध बहुत कठोर रूप से समाज के सदस्यों पर लागू होता था और इसका उल्लंघन करने पर व्यक्तियों को जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता था। जाति और उपजाति एक समीक्षा में बात करें तो घुरिये ने जाति और उपजाति के तुलनात्मक महत्व को अनेक तथ्यों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। आपने लिखा है, अंतर जाति विवाह को जाति का मुख्य लक्षण मान लेने का अर्थ है कि इन उपजातियों को वास्तविक जातियां मान लिया जाए। गेट ने इस पर निम्न दो आपत्तियां उठाई हैं। पहला, ऐसा करना इस संबंध में स्थानीय लोगों की जो भावना है उसके विपरीत होगा। दूसरा यह कि व्यवहार में यह बहुत ही असुविधाजनक होगा क्योंकि इससे जातियों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी। घुरिये ने दूसरी आपत्ति की उपेक्षा करते हुए लिखा है कि संख्या मात्र प्रशासनिक कठिनाई है। प्रथम आपत्ति के संबंध में आपने निम्न प्रमाण दिए हैं। आपने लिखा है कि महाराष्ट्र में उन लोगों के लिए सारस्वत ब्राह्मण केवल सारस्वत नाम से विख्यात है, किंतु ये सारस्वत की दृष्टि से ये सेडवी और पेडनेकर है, जबकि समुच्चय समाज के द्वारा जाति को ही मान्यता दी जाती है। तथापि जाति विशेष तथा व्यक्ति द्वारा जाति ही उपजाति मानी जाती है। एक ब्राह्मण की दृष्टि से अधिकांश अन्य लोग शूद्र हैं। हम किसी भी बड़ी भाषाई प्रांत में सारी जनसंख्या को ब्राह्मण और शूद्र नामक दो भागों में विभक्त कर देंगे तो अनिच्छा पूर्वक क्षत्रियों को पृथक अस्तित्व माना जाता है। निष्कर्ष में लिखा है कि इसके लिए पर्याप्त कारण विद्यमान है। समाजशास्त्र की दृष्टि से इस संस्था का सही रूप से समझने के लिए हमें उपजातियों को वास्तविक जाति माना जाना चाहिए। घुरिये के अनुसार वर्गों में सदस्यता ऐच्छिक होती है जो जन्म से आधारित नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों में उसके धन पर निर्भर करती है। आपने जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट करने के लिए मैकाइवर पेज के निम्न कथन को उद्धृत किया है। पूर्वी सभ्यता में जब कि वर्ग और परिस्थिति का मुख्य निर्धारक जन्म था, पश्चिमी सभ्यता में आज धन ही वर्ग निर्धारक के रूप में उतना ही या उससे अधिक महत्वपूर्ण है और धन की अपेक्षा जन्म कठोर निर्धारक तत्व है। धन अधिक दृढ़ है, अतः इसके दावे को सरलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है। एक आंशिक विषय जिसमें पृथक्करण, उपार्जन, हस्तांतरण जातिगत भेदभावों को पैदा करने की क्षमता है तथा यह भेदभाव की स्थायी दरार उत्पन्न नहीं करता, जैसे कि जन्म से ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार जीएस घुरिये ने भारतीय समाज की तत्कालीन सामाजिक जो बड़ी प्रघटना थी जाति, उसके बारे में निम्न उसकी विशेषताएं उन्होंने बताई थी। समाज का खंडात्मक विभाजन, श्रेणीबद्धता, भोजन, सामाजिक प्रतिबंध, नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार, व्यवसाय के चयन का अभाव और विवाह पर नियंत्रण। धन्यवाद।